हे डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का मोस्ट 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 वेलकम। सभी का बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। तो आज से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है मुगल एम्पायर, जिसपे आई थिंक 3 क्लास तो लगेगी लगेगी, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ना। तो चलिए, मुगल एम्पायर एंड हम क्या देखेंगे, इट्स आर्किटेक्चर, यानी हम मुगल एम्पायर और उसकी वास्तु कला या स्थापत्य कला। ठीक है, पार्ट 1 है ये हमारा। आई थिंक 3 से 4 पार्ट इसमें लग जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। मुगल साम्राज्य जो कब से कब तक था बच्चा, 1526 से हमारा 1857 की क्रांति जब होती है, द ग्रेट रिवेलियन, तब तक हमारा चलता है। मुगल रूलर की बात करें तो यहाँ पे कुछ मुगल रूलर दे रखे हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह आलमगीर, आलम शाह, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, जिसको हम बहादुर शाह सेकंड के नाम से जानते हैं। तो ये सारे मुगल रूलर हैं जिनके आप लोग क्या करेंगे बच्चा, नाम याद रख लेंगे। और सबके टाइमलाइन यहाँ पे दिए हैं, तो टाइमलाइन अच्छे से याद कर लेना, सबकी नहीं याद करनी होती। आपको टाइमलाइन सिर्फ बाबर की याद करनी है, हुमायूं की याद करनी है, अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब। औरंगजेब तक ही मेनली हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कह रहा है मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब। औरंगजेब जो कि 1707 में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है ना। उस समय हमारा जो मुगल एम्पायर है यहाँ तक फैला था, इसने मैप दे रखा है। ठीक है, यानी जब औरंगजेब की डेथ होती है, मृत्यु होती है, उस समय तक मुगल एम्पायर इतने भारत को कवर कर चुका था। उसके बाद तो मुगल एम्पायर छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा गया होता गया। उसके बाद बेकार टाइप के शासक आए जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनमें से किसका जो है, बहादुर शाह का नाम याद रख लेना इसकी टाइमलाइन, क्योंकि ये मुगल औरंगजेब के जस्ट बाद आया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जहांदार शाह, फर्रुखशियर, फर्रुखशियर का भी नाम याद रखना, क्योंकि फर्रुखशियर जो है ये अंग्रेजों को कुछ राइट देता बंगाल बंगाल में ट्रेड वेड करने का, है ना, तो इसीलिए इसका नाम आ जाता है। मोहम्मद शाह, इसको रंगीला कहते हैं, अहमद शाह सबको देखेंगे आगे, आलमगीर, शाह आलम, ठीक है, अकबर सेकंड। हमें बहादुर शाह जफर याद रखना है, क्योंकि इसके समय में क्रांति होती है 1857 की। तो ज्यादा नहीं, इनके टाइमलाइन याद रख लेना, एक इसका, एक इसका, एक इसका। इनके तो टाइमलाइन आपको रटने हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दिनेश, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, दीपक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दीपक। लोधी डायनास्टी मैम, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जन्म कब होता है, 14 फरवरी 1483 में होता है। इसमें लोधी डायनेस्टी के बारे में मेंशन नहीं किया है, एक मिनट। बाबर ने मुगल, अभी देखते हैं आगे, रुक जाओ। लोधी डायनेस्टी में कुछ ऐसा है नहीं, बस लोधी डायनेस्टी वही था, इनका युद्ध होता है, आगे आएगा तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला तो था, उससे पीडीएफ वाले ने आई थिंक ऐड नहीं किया होगा, या हो सकता है आगे दिखेगा। अभी बाबर के बारे में कुंडली देख ले रहे हैं। अगर नहीं भी होगा तो परेशान मत हो, मैं इस पीडीएफ में इसी में ऐड करवाऊंगी, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसका सेकंड पार्ट आएगा, वहां पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि लोधी डायनेस्टी में कुछ नहीं है, बस लोधी डायनेस्टी में हमें इब्राहिम लोधी से ही पढ़ना होता है, जो कि इसके साथ युद्ध करता है। ठीक है, तो अगर इस पीडीएफ में नहीं भी मिलेगा, ठीक, मैंने बोला था, उसने आई थिंक नहीं डाला, या डाला होगा, आगे हो सकता है जहां पे इसका युद्ध वगैरह दिखाएंगे। नहीं आएगा तो कल की क्लास में हम पहले उसको डिस्कस कर लेंगे 5 मिनट देके। ठीक, चलिए। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, अब इसके कई बार बेटा फुल नेम से इसके जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका फुल नेम है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, बर्थ यानी जन्म की बात करें तो 14 फेब 1483 में इसका जन्म होता है हमारा, 1483 में। अगर हम कहें बर्थ प्लेस क्या है, अंजीदा जो है अंदीजन। ठीक है, अंदीजन है किसकी, कैपिटल ऑफ फरगना स्टेट, यानी फरगना की राजधानी हुआ करती थी, फरगना यानी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में इसका जन्म होता है, आज का जो उज्बेकिस्तान है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। माता यानी मदर का नेम क्या है इसका, तो याद रखेंगे इसका जो है कुतलुग निगार है माँ का नाम, कई बार पूछे गए हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, इनको याद रखना। सन यानी इसके बेटे या पुत्र कितने थे, तो बच्चा एक हुमायूं है, एक कामरान है, एक अस्करी और हिंदाल। इसके चारों बेटों के नाम रट लेना, डायरेक्ट पूछता है कि इनमें से कौन कौन से बाबर के बेटे थे, तो नाम डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पुत्र यानी इसका बेटा कौन है बच्चा, हुमायूं। ठीक है, पुत्र यानी इसका बेटा, सॉरी, अरे पुत्र इसके हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल हैं। रचना यानी इसने किसका जो है कंपोजिशन की बात करें, या किसको रचना की थी, किसको कंपाइल किया था, तो याद रखेंगे बाबरनामा। अब ये बाबरनामा जिसको हम तुजुके बाबरी कहते हैं, इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना, तुजुके बाबरी बाबरनामों को कहते हैं, क्लियर। लेकिन ये किस लैंग्वेज में थी, तो याद रखना ये टर्की लैंग्वेज में थी, तुर्किश में थी, तुर्की भाषा में। हम पढ़ते हैं मुगल एम्पायर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो दरबारी भाषा है, वो पर्शियन होती है, फारसी। लेकिन बाबरनामा हमारी तुर्किश में लिखी गई है, ये पॉइंट याद रखना, बहुत बार इसकी लैंग्वेज से पूछा है, तो टर्की या तुर्किश में लिखी गई है बाबरनामा। बाबरनामा या तुजुके बाबरी किसने लिखी है, ये खुद बाबर ने ही लिखी है।
क्योंकि इसकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बाबरनामा किसने लिखी थी? तो ये बाबर ने ही लिखी थी और ये बाबर की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, यानी उसकी आत्मकथा है। और कोई व्यक्ति अपनी बायोग्राफी खुद ही लिखेगा, ऑटोबायोग्राफी कभी दूसरा, आत्मकथा खुद ही के द्वारा तो लिखी जाएगी, आत्मकथा यानी अपनी कथा। दूसरा कोई लिखेगा ना तो हमारे ऊपर और अदर चीजें लिख सकता है, लेकिन आत्मकथा नहीं लिख सकता। ठीक है, वो सिर्फ बायोग्राफी लिख सकता है कोई व्यक्ति हमारे ऊपर, सिर्फ बायोग्राफी, लेकिन ऑटो जहां लग जाएगा वो हम ही लिखेंगे। फुल नेम हम देख चुके हैं, फुल नेम से क्वेश्चन बने हैं, तो ये स्लाइड याद कर लेना। बाबर से क्वेश्चन बनेंगे तो बच्चा इस स्लाइड से क्वेश्चन देखे जाते हैं, इसी से बनेंगे ज्यादातर। ठीक है, अब इसके अदर नेम है, अदर नेम है इसका पातशाह, पातशाह गाजी और हमारा मुगल शाह। ठीक है, तो पातशाह गाजी और मुगल शाह ये अदर नेम है इसके। ठीक है, तो अदर नेम हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं टाइटल भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, टाइटल भी बोल सकते हैं, तो इसने ऐसे अदर नेम या टाइटल लिए। कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक हमारा 8 जून 1498 में इसका राज्याभिषेक होता है। कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब होता है बच्चा राज्य तिलक, जब इसको राजा घोषित किया गया था तिलक करके, वही कोरोनेशन होता है। ठीक है, मृत्यु यानी डेथ प्लेस क्या है? आगरा है। बोलचाल की भाषा उर्दू, तो भाई कौन सी है इसकी? स्पोकन लैंग्वेज उर्दू बोलता था। ठीक है, प्लेस ऑफ डेथ हमारा आगरा है। टाइटल की हम बात करते हैं तो क्या है? पादशाह और कलंदर। ठीक है, पादशाह कलंदर या पादशाह गाजी और हमारा क्या है? मुगल शाह। ये सारे आपको याद रखना। अब एग्जाम में ऐसे तो करोगे नहीं कि भाई टाइटल और अदर नेम अलग अलग से याद रखना, नहीं। मैं जैसे याद रखती हूँ वैसे ही आप भी कर लो, या तो अदर नेम करके याद कर लो, ये सारे इसके अदर नेम है, या फिर टाइटल करके, ये टाइटल लिए थे इसने। ठीक है, तो एक ही पॉइंट में याद रखो, टाइटल याद रख लो या अदर नेम याद रख लो। पातशाह कलंदर, पातशाह काजी, जो है पातशाह गाजी और हमारा मुगल शाह। ठीक है, फादर की बात करते हैं तो उमर शेख मिर्जा इसके फादर हैं, तो फादर से भी कई बार क्वेश्चन बनाए। तो ये दोनों स्लाइड हमें क्या करनी है? अच्छे से याद करनी है। बाबर से क्वेश्चन बनेगा, इन दोनों स्लाइड से खूब क्वेश्चन देखे जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बाबर की कुंडली। अब देखते हैं मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा की गई। बाबर और उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, अब ये कह रहा है मुगल एम्पायर का फाउंडर हमें पता है बाबर है, जो कि पानीपत का जो बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, और दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और मुगल एम्पायर को क्या कर देता है? एस्टैब्लिश कर देता है बाबर, है ना। चलिए, अब ये कह रहा है बाबर, और उत्तरवर्ती का मतलब होता है जो उसके बाद जो मुगल रूलर आए वो कब सब कैसे थे बच्चा? तुर्किश थे एंड हमारे सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, ओके। बाबर का पिता जो है चगताई तुर्क और माता मंगोल वंश से थी। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर के फादर थे कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए चगताई तुर्क थे। ठीक है, और इनकी जो मदर थी वो क्या थी? मंगोल डायनेस्टी से थी। ठीक है, मंगोल डायनेस्टी से थी। तो ये इनके मदर और फादर किस साइड से थे याद रखेंगे। लेकिन उसने अपनी आत्मकथा में स्वयं को अपनी माँ के वंश से मानने पर जोर दिया है। अब देखो इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है क्या है? बाबरनामा या तुजुके बाबरी, उसमें इसने बोला है कि भैया मैं अपनी माँ की साइड से हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने फादर का ही नाम का टाइटल लेते हैं, हमारा सरनेम फादर का, मान लो हमारे सरनेम जो भी कैटेगरीज हैं, फादर जो भी हमारे कैटेगरीज हैं, तो हमारा सरनेम वही तो होता है। कोई भी सरनेम उठा लो, आप ब्राह्मण उठा लो, कोई भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, है ना। लेकिन इसने बोला कि नहीं भाई, हम तो अपनी माँ की साइड का ही टाइटल लगाएंगे। तो भाई ठीक था इसका भी अपना, बहुत सारे करते हैं लोग। चलो, उत्कर्ष मैम पीडीएफ को एक ही पेज में कंप्रेस करके दे क्या लिखे? दे तो प्रिंट निकालने में भी आसानी होगी। एक ही पेज में मतलब मैं समझ नहीं पा रही बेटा, एक ही पेज में मतलब, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि जो हम 3 पार्ट कराएँगे, उनको सबको एक ही फिर पीडीएफ में कंपाइल कर दूँ, ऐसा कहना चाह रहे हो? एक बार बताओ मुझे, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? 3 पार्ट में जैसे हमारा आएगा मान लो मुगल एम्पायर, तो पूरा मैं फिर एक ही पीडीएफ बना के दे दूँ आपको? मैं कर दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तीनों पार्ट की भी अलग-अलग आपको अपलोड कर दूँगी, और फिर एक पार्ट करके भी कंपाइल लास्ट वाले पार्ट में कर देंगे, जब हम एमसीक्यूज़ पढ़ाएँगे वहाँ कर देंगे कंपाइल पूरी एक में। ऐसा कह रहे हो तो एक बार से थंब अप कर दो। चलो, बाबर तो हमें पता है ये माँ की साइड से था। देखो, अब इसकी माँ कौन थी बेटा? मंगोल। कौन थी इसकी माँ? इसकी मदर क्या थी? मंगोल। कहाँ गया मंगोल, है ना? अब देखो मंगोल के नाम पर ही पड़ा है मुगल। मुगल नाम से दिख रहा है ना, मंगोल, मुगल, मंगोल, मुगल। ठीक है, चले। इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश कहलाया, क्योंकि ये मंगोल ही खुद को कहता था, इसीलिए इसने जो वंश की स्थापना की मंगोल कहलाया, मुगल कहलाया। याद रखना, मुगल कोई भी बेसिकली या कोई भी हमारा हम कहें मूल या ओरिजिनल कोई वंश या डायनेस्टी या किंगडम नहीं था। इसने अपनी माँ का सरनेम लिया था, इसीलिए इसको मुगल कहते हैं, मंगोल से ही। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछे कि मुगल जो टर्म है कहाँ से निकला, तो आपको पता होना चाहिए मंगोल से निकला
है, ठीक है। बाबर पितृ पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था तथा मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज। यहाँ से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, पूछा जाता है जो आप इसके फादर हैं, अगर हम उनकी साइड से बात करें तो फिफ्थ फिफ्थ हम कहें यहाँ पे वंशज यानी 5वीं पीढ़ी का था, वंशज का मतलब 5वीं पीढ़ी का था, अगर अपने पिता की साइड से, बाप की साइड से बोलें, ठीक है। तो तैमूर की 5वीं पीढ़ी का था, और माँ की साइड से बोलें तो ये हमारा चंगेज खां के 14वें वंश का था, है ना। तो माँ की साइड से बात करें तो 14वीं पीढ़ी का था, और पिता की साइड से बात करें तो 5वीं पीढ़ी का था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम ही बनेगा, ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं यूपीएससी या पीसीएस, स्टेट पीसीएस में, ठीक है। हल्का सा पॉइंट याद रखना, क्योंकि मुझे लगा था कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। सीजीएल के जो आपके एग्जाम है उनमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का बांटा था। तो एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है जो कि 1526 में होता है ना, इस बैटल के बाद याद रखना इसने एक एक जो है सिल्वर कॉइन लोगों में बांटा था, किसने, बाबर ने, ठीक है। तो ये भी हम पॉइंट याद रखेंगे। इसी उदारता के कारण इसने क्या है, कलंदर की उपाधि ले ली। अब समझ में आया इसने कलंदर का टाइटल क्यों लिया। अब पूछ लेगा कलंदर का टाइटल कब और क्यों लिया, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद लेता है, जब लोगों में ये सिल्वर कॉइन बांटता है तो लोग ही इसको कलंदर बुलाते हैं, ठीक है। तो कलंदर की टाइटल इसने ले लिया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। चलिए, ओके, हेलो रोहित, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, ओके उत्कर्ष, मैं समझ गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगी, हमारा 3 या 4 पार्ट में ये क्लास होगी, आई थिंक 3 में होगी, तो हम 2 पार्ट की पीडीएफ आपको एज इट इज अपलोड कर दूंगी मैं। तीसरे पार्ट में आपको पता है हम प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, इसके लास्ट पार्ट में, चाहे वो 4 पार्ट हो चाहे 3, लास्ट पार्ट में आपको पता है हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। तो प्रैक्टिस सेशन जिस पार्ट में मैं लाऊंगी, तो उसमें ये जो हमने तीनों पहले पीडीएफ पढ़ाई है इनको भी कंपाइल करके तो मैं पूरी आपकी वहां अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप आराम से प्रिंट निकाल लेना, ठीक। ये भी हो जाएगा आपका, अलग से भी आपके मैं अपलोड कर दूंगी और पूरा कंपाइल करके भी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी लिखी, मैं पीछे ही बता चुकी हूँ, तुर्किश लैंग्वेज में है, कई बार पूछा गया, इसकी लैंग्वेज रट लेना, तुझे के बाबरी की कौन सी है बच्चा, तुर्किश है, बहुत पूछा गया, ऑटोबायोग्राफी है, बाबर ने ही इसको लिखा है। इससे बाबरनामा भी कहते हैं, हम पीछे भी देख के आए हैं, इसको बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अकबर ने इसका पर्शियन में क्या है बच्चा, ट्रांसलेशन करवाया था, और किसने किया था, पायंदा खान ने, ठीक है। तो याद रखेंगे, तुजुके बाबरी या बाबरनामा का पर्शियन में ट्रांसलेशन अकबर ने करवाया था, और किसने किया था, पायंदा खान ने किया था। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चले, 1590 में अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा जो है इसका फारसी में अनुवाद किया। अब 1590 में इसका पर्शियन में क्या है, ट्रांसलेशन किया, किसने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है, इसने 1590 में कर दिया। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, और ये टाइमलाइन भी किसका है, अकबर का ही, यानी अकबर ने ही करवाया था, है ना। तो ये भी हम पॉइंट याद रखेंगे, यानी अकबर, क्या लिख दिया मैंने, अकबर, ठीक है, अकबर ने ही करवाया था। ओके, पर्शियन में, क्योंकि मैंने आपको कहा था बेटा मुगल एम्पायर की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, ऑफिशियल लैंग्वेज या इनकी जो लैंग्वेज थी पर्शियन थी। बस बाबर की आपको बुक मिलेगी किसमें, आपको तर्किश में, बाकी सारी आपको पर्शियन में ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये कह रहा बाबरनामा का फारसी में फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, कई बार पूछा गया है, तो याद रखना ये कह रहा है पर्शियन, पर्शियन से हम कहें ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, तो किसने किया था, तो बच्चा लीडन, ठीक है, एक इंग्लिश जो है राइटर थे, हिस्टोरियन, एक अर्स्किन ने किया था और एक एल्गिन ने किया था, ठीक है। इन तीनों ने कब किया था, 1826 में इंग्लिश में इसका क्या किया था, ट्रांसलेशन किया था। तो इनके नाम याद रखना किस किसने ट्रांसलेशन किया है। बच्चे, क्लास अच्छी लगती है तो रेटिंग जरूर दिया करो मुझे, एंड क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में भी बताया करो। गुड मॉर्निंग एक बार सभी अपना नाम टाइप कर देंगे ताकि मुझे ये पता चल जाए कौन कौन क्लास में आ चुका है। तो एक बार जल्दी जल्दी से सभी गुड मॉर्निंग, हेलो या थंब कुछ भी कर दो ताकि मुझे नाम पता चल जाए, ताकि मैं नाम पढ़ पढ़ के आपको कुछ बोलती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि आप लोग जुड़े हुए हो। चले, ओके। यह मात्र 12 वर्ष की अवस्था में पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। अब देखो, बाबर जो है सिर्फ 12 वर्ष का था, इसके डेथ की जो है पिता की डेथ हो गई और ये फरगना की गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट याद रखना है कुछ नहीं याद रखना, यहाँ पे मैं ये कहने जा रही हूँ यार, ये 12 साल का था, 12 साल में सीरियसली ईमानदारी से बता दो, हम लोग की मम्मी हमें नहलाती थी ना, है ना, हम लोग की मम्मी पापा जो भी है या बड़े बहन भाई वही नहलाते थे, हमें ढंग से ना नोज ही साफ करना भी नहीं आती थी, जब सोचो ये रूलर बन जाते थे। मतलब हद है यार, हमारे साथ कितनी नाइंसाफी है सोचो, है ना, अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। चले,
बाबर ने उस ये तो तब भी 12 साल का है। हम देखते हैं कुछ रूलर ऐसे भी आए पीछे जो 9 साल के हैं, 8 साल के हैं और गद्दी बैठ गए, राजा बन गए। चलिए, बाबर ने उस्ताद अली कुली को अपने तोपखाने का अध्यक्ष नियुक्त किया था, तो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो बाबर ने किसको? उस्ताद अली कुली खान, ठीक है? इसको क्या किया? चीफ अपॉइंट किया, किसकी? अपने आर्टिलरी यानी अपने तोपखाने का, ठीक है? भारत में तोप लाने का क्रेडिट भी हम बाबर को ही देते हैं ना। चलिए, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, ठीक है? तो कितनी बार आक्रमण किया? तो बच्चा 5 टाइम इसने भारत पर आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में यूसुफजई जाति के विरुद्ध किया और बाजौर यानी पाक के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब देखो, याद रखना कितने टाइम जो 5 टाइम जो है इसने अटैक किया था इंडिया पर, पॉइंट याद रखना। फर्स्ट अटैक कब करता है इंडिया पर? तो ये 1519 एडी में करता है, याद रखेंगे। किसके अगेंस्ट करता है? एक यूसुफजई कास्ट थी, यूसुफजई जाति है ना, एक ट्राइब टाइप की थी, तो उसके अगेंस्ट किया था। और इसने बाजौर जो कि पाकिस्तान में है, उसको इसने अपने अंडर कर लिया। अब उस समय बेटा पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, ये हम सभी जानते हैं, है ना। अब वो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आता था, ये तो बाद में 1947 में अलग हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसने इसको जीत लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया। इसे पहले गोली मार दो, इधर आ जाओ। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि बाबर ने 5 बार अटैक किया। अब बाबर भैया 5 बार आए, अब ये भैया 5 बार फेल हो गए, 5 बार इनके अटैक फेल हो गए, इनकी किस्मत बड़ी खराब है, ये शांति से बैठ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ था? उस समय पता है दिल्ली सल्तनत चल रही थी। क्या चल रही थी? दिल्ली सल्तनत चल रही थी, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत चल रही है तो क्या हुआ, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में कौन रूल कर रहे थे बच्चा? हमें पता ही है, उस समय लोधी डायनेस्टी थी जब बाबर आक्रमण करने आया था, ठीक है। अब यहाँ पे बाबर के आक्रमण के लिए किसने इन्विटेशन दिया था? ये कई बार पूछा था। इनवाइट किए हैं दो लोगों ने, एक तो था दौलत खां लोधी, ठीक है, याद रखेंगे। दौलत खां लोधी था जो कि कहाँ का था बच्चा? पंजाब का रूलर था। और एक था मेवाड़ का राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा मेवाड़ का रूलर था, ठीक है। इन दोनों ने इन्विटेशन दिया बाबर को, है ना। अब इन्होंने क्यों दिया? इन्होंने अपना सोचा कि भाई हमारा फायदा होगा। इन्होंने बोला कि बाबर आएगा, अटैक करेगा भारत पे और धन संपत्ति लूट लाट के ले जाएगा और दिल्ली सल्तनत की गद्दी हमें मिल जाएगी, है ना। इनका ये मानना था। भाई सिंपल सी बात है, उस समय जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे, जो भी अटैक करने आ रहे थे, जितने भी मुस्लिम इन्विजन्स होते थे या जो भी अटैक होते थे, वो क्या करते थे? आए, मंदिर मस्जिद तोड़ ताड़ के, मंदिर मंदिर तोड़ते थे, तोड़ के ले गए, धन संपत्ति लूट के ले गए। यहाँ पे रहने के लिए नहीं आते थे, है ना। कोई भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया। लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई बाबर भी ऐसा ही करेगा, आएगा लूट के चला जाएगा। लेकिन इन्हें क्या पता कि हमारा जो इन्विटेशन है वो हम पे भारी पड़ जाएगा, बाबर आएगा और यहीं पे बस जाएगा। और इतनी बड़ी मुगल सत्ता सोचो फिर आगे काम करती है, ठीक है। तो किन 2 लोगों ने इन्विटेशन दिया था, इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इसमें बाबर जीत गया। तो याद रखेंगे किस किस के बीच होता है? डेट। बेटा देखो, हम लोग सिर्फ ईयर याद रखते हैं। आज की डेट में जो आपका एग्जामिनर थोड़ा सा पेपर को मॉडरेट या हार्ड बनाता है ना, तो वो डेट से बनाता है। आपको 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन में 1526 दे देगा, लेकिन डेट चेंज कर देगा। तो आप याद रखेंगे 21 अप्रैल, ठीक है। कब होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? हम याद रखेंगे, ठीक। तो किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर होता है, ठीक है। इसको हराता है और बाबर क्या करता है? मुगल एम्पायर की स्थापना कर देता है, ठीक। इस युद्ध में उसने सफलतापूर्वक तुलुगमा पद्धति व तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। अब इसमें एक ओटोमन मेथड है, या जिसको हम क्या कहेंगे बच्चा? तुलुगमा मेथड कहेंगे। इसका यूज किया था इसने पानीपत के फर्स्ट बैटल में। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम ये मेथड होता क्या है? मैं समझा दे रही हूँ उसको थोड़ा सा। देखो, तुलुगमा पद्धति या हमारी उस्मानी पद्धति क्या थी बच्चा? देखो, मान लो ये बाबर है, ये क्या है? बाबर। मैं बी बना दे रही हूँ। बाबर, बाबर की सेना है ये, है ना। और क्या है इधर? क्या है? इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी की सेना है इधर, ठीक है, ओके। अब बाबर भैया ने क्या किया? बाबर भैया ने अपनी सेना को क्या किया? यहाँ पे ऐसे सजा दिया। तोप, तोप थी इसके पास, आर्टिलरी, तो इसने ऐसे आर्टिलरी को, तोप को सजा दिया, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको कहें, इसने अपनी तोपों को ऐसे सजा दिया, ठीक, ओके। अब कहोगे मैडम ये तोप सजा के क्या करेगा? अभी बता रहे हैं। अब इसने ऐसे तोपों को खड़ा कर दिया, ठीक, और इनके ऊपर क्या डाल दिया बेटा? इसने घास फूस डाल दी, घास फूस डाल दी और इनको ढक दिया। तोप को क्या कर दिया? ढक दिया घास फूस डाल के, ठीक है, ओके। अब सामने से इब्राहिम लोदी की सेना आ रही है, उसको नहीं पता कि साइड में इसने घेरा बना रखा है ना। अब
इब्राहिम लोदी को तो ये देख रहा है, अरे इतनी सी सेना है, सिर्फ बाबर की इतनी सी सेना है, अरे इसको तो हम 2 मिनट में उड़ा देंगे, घूसा लात घूसा मार के भगा देंगे, है ना? इब्राहिम लोदी भैया घुसे अंदर, इनकी सेना आगे चली गई, इब्राहिम लोदी की सेना इधर आ गई यहाँ। अब जैसे इसकी सेना यहाँ आई, बाबर की जो तोप है ये पास आने लगी। इन्होंने तोप को क्या है पूरा का पूरा घेरा बना लिया और इब्राहिम लोदी की सेना को क्या कर लिया, बंद कर लिया। ठीक है, ये पूरा मतलब चाहे इब्राहिम लोदी हो चाहे कोई भी, दुश्मन की सेना को पूरे तरीके से घेरा बना के ऐसे बंद कर लिया। मान लो हमने तोप ऐसे सजाई, दुश्मन की सेना अंदर आती जा रही है और हमने धीरे 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 तोप ऐसे लेकर आए और बंद कर लिया। अब क्या है, दुश्मन की सेना बीच में हो गई कैद और बाबर ने क्या बोला, फायर, है ना? तो भाई फायर जैसे ही बोला, भाई सारी चारों तरफ से तोपें चलने लगी, पूरी सेना खत्म। ठीक है, पूरी सेना खत्म। या तो सरेंडर कर देगा बीच में जो है राजा, है ना, और पूरी सेना खत्म। इसी को कहते थे ऑटोमन मेथड या तुलुगमा पद्धति, तोपों को सजाने की पद्धति। अगर कहीं पूछ लिया जाए तो याद रखना, जो आर्टिलरीज है, जो तोप है, उनको सजाने का जो मेथड होता था उसको तुलुगमा मेथड कहते थे। फर्स्ट टाइम बाबर ने ही भारत में स्टार्ट किया था। समझ में आया? ठीक है, चलिए ओके। तो यही था हमारा, तो याद रखेंगे बाबर ने शुरू किया था। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उस्मानी मेथड, तुलुगमा मेथड ये क्या है, ओटोमन मेथड। तो बाबर ने शुरू किया था, तोप को सजाने का एक मेथड था। गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चलो चलो भाई, मैं तो खुद नहाता था। चलो भाई ऋतिक, आप खुद नहाते थे, बहुत अच्छे। मेरे को तो बहुत बड़ी हो गई, मेरी दीदी नहलाती थी। रोहित, क्लास डेली होती है क्या? बिल्कुल रोहित, डेली होती है बच्चा, बिल्कुल डेली होती है। चलो भाई, यहाँ पे कौन है? प्रांजलि, प्रांजलि करके हैं। गुड मॉर्निंग प्रांजलि, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर। चलिए, डेली होती है, लेकिन हाँ कल क्या है बच्चे, सैटरडे है। सैटरडे मेरा ऑफ रहता है। ठीक है, आप में से जो भी नए जुड़ रहे हैं, सैटरडे मेरा ऑफ रहता है। सैटरडे सिर्फ ऑफ रहेगा, मेरी बाकी पूरे हफ्ते क्लास होती है। ठीक है, तो संडे को भी होगी, संडे को भी इसी टाइम होगी, 10:30 बजे। ठीक, सिर्फ मेरा सैटरडे ऑफ रहता है। एक दिन तो छुट्टी हमें भी चाहिए ना बेटा, एक छुट्टी हमें मुश्किल से मिलती है, तो उस छुट्टी को हमें ले लेन दिया करो। चलो, बच्चे कहते हैं मैम पढ़ाया करो सैटरडे। अरे एक छुट्टी मिलती है, कपड़े लत्ते धोने होते हैं हमें भी। ठीक है, तो सैटरडे कल नहीं होगी, बाकी डेली होती है। मंडे टू हमारा संडे भी होती है मेरी क्लास। ठीक है, संडे को भी सुबह 10:30 बजे। चले, अब आते हैं बच्चा, अब बाबर के कुछ युद्ध देख ले रहे हैं जरा। ये कह रहा है मुगल एम्पायर में खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि टाइटल ली। अब देखो, हमने देखा था पीछे इसने पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसने कलंदर की टाइटल ली थी, गोल्ड कॉइन बांटे और कलंदर की उपाधि ली। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गाजी की उपाधि ली इसने खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। ओके, देखो ये कलंदर का टाइटल लिया है इसने, किसके बाद लिया है? पानीपत के युद्ध के बाद। ठीक है, कलंदर का टाइटल लिया, इसके टाइटल्स याद रखना, और किस बैटल के बाद लिए बच्चे, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। और खानवा का जो युद्ध है उसके बाद गाजी के टाइटल लिया। आप कहोगे मैम खानवा के युद्ध की ईयर वगैरह बता दो, किसके बीच, सारा आएगा एक चार्ट में आएगा, तो परेशान मत हो। ठीक है, सड़क मापने के लिए बाबर ने गज ए बाबरी माप जो है मापक प्रयोग किया। अब इसने गज ए बाबरी, जैसे सिकंदर के समय, है ना, गज ए सिकंदरी वगैरह चलते हैं, तो पैमाना था, एक स्केल था, किसके लिए बच्चा? मेजरमेंट, रोड के मेजरमेंट के लिए इसने गज ए बाबरी बनाया। नाम नहीं आ रहा है बाबर, तो याद रखना बाबर ने बनाया। ठीक है, बाबर की डेथ कब होती है? 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी, जिसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में फिर काबुल में दफनाया गया। तो पॉइंट हमें यहाँ पे क्या याद रखना है? डेट। मैंने क्या, डेट। आजकल जो एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट ईयर से नहीं पूछ रहा, डेट पूछ लेता है। तो 26 दिसंबर 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। कहाँ? आगरा में हो जाती है। तो क्वेश्चन हमें याद रखने, हमें क्वेश्चन याद रखना, जब ये मर गया बेचारा तो इसको आगरा में ही दफना दिया गया। लेकिन आगरा में क्या था उस समय बेटा, जो जाट थे, है ना, जाट बड़े ही खुंदक में थे, मुगलों से बहुत परेशान थे, तो जो जाट थे, किसान थे, उन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया। कहाँ? यहाँ पे आरामबाग जो आगरा में, वहां पे गए और इसकी जो कब्र थी उसको पूरा खोद फोड़ डाला, इसकी हड्डियां वड्डियां चारों तरफ निकाल के फेंक दी। ठीक है, तो फिर इसकी हड्डियों को बटोर कर समेट कर कहा, काबुल ले गए। तो काबुल में, तो इसका प्रेजेंट में मकबरा कहाँ है? काबुल में है। इसकी कब्र पूछ ली जाए, मकबरा कब्र, तो काबुल में है। लेकिन पूछ लेगा पहले कहाँ दफनाया गया था, तो इसकी डेथ के बाद इसको आगरा में ही दफनाया गया था। यानी ये आगरा में ही हम कहें ये क्या है, दफनाया गया था। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ओके, आगे देखते हैं हम। बाबर का मकबरा काबुल में है। अब क्योंकि काबुल में ही मैंने अभी कहा इसका मकबरा, इसकी कब्र पूछ लेगा तो काबुल में है, याद रखेंगे। बाबर, काबुल कहाँ पर है? प्रेजेंट में जो आपका अफगानिस्तान है, काबुल। ठीक है, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, प्रमुख युद्ध, अब इससे कौन कौन से बैटल लड़े? ये कह रहा है पानीपत का फर्स्ट बैटल है 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर क्या हो जाता है? जीत जाता है। बाबर की क्या होती है बच्चा? विक्ट्री होती है। चलिए, बैटल ऑफ खानवा, राजस्थान। खानवा कहाँ पर? राजस्थान। पानीपत हम सभी को पता है हरियाणा में, कहाँ पर है? हरियाणा। पानीपत कहाँ है बच्चा? पार्टी हरियाणा में है।
बैटल ऑफ खानवा कहाँ है? राजस्थान में खानवा 1527 में होता है। बाबर ही जीत जाता है, सब में बाबर जीता है, राणा सांगा होता है और बाबर ही जीतता है, ठीक है। बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी मध्य प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ पर है खानवा, कहाँ पर है मध्य प्रदेश, कहाँ पर है पानीपत, ठीक है। चलिए, तो चंदेरी में होता है 1528 में, बाबर ही जीतता है, मेदिनी रॉय के साथ होता है, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट याद रखना। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, कब? 1529 में, ठीक है। अफगानों के साथ होता है, किसके? विद अफगान, अफगान के साथ होता है। अफगान की साइड से होता है बच्चा महमूद लोदी, ठीक है। बाबर जीत जाता है, बाबर और अफगान यानी महमूद लोदी के साथ होता है, ठीक। इसका सक्सेसर कौन बनता है? हुमायूं, यानी इसका उत्तराधिकारी जो इसके बाद जो राजा बनता है हुमायूं बनता है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो इसके कुछ बैटल, इसकी बैटल ट्रिक से भी दिए हैं। यहाँ कह रहा है 26 को पानी पिया, 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चला, 29 को घर पहुंचा और 30 को मर गया, ठीक है। तो 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, खानवा है ना, और हमारा 28 को चंदेरी यानी चला, और ये कहाँ पर जो है 29 को क्या हुआ बच्चा? घाघरा यानी घर गया, है ना। तो इसके कुछ ट्रिक हैं, मेरा अलग से ट्रिक है, मैं इसको ऐसे करती हूँ। पानी पिया, खाना खा, 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चांद देखा, 29 को घर गया, 30 को मर गया। मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं चले की जगह चांद देखा कर देती हूँ। खाना पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हम याद रखना, सारी ईयर क्रम से ही है, 26, 27, 28, 29 और 30। तो कुछ आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। एक साइड सब में हमें पता है बाबर था, और सब में बाबर ही जीतता है, और दूसरी साइड कौन कौन से रूलर थे आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक थी जो हम याद रख सकते हैं। सारे बैटल वही दे रखे, इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम हुमायूं, ठीक है। बाबर का बेटा हुमायूं, चलो बेटा इसको भी पढ़ ले रहे हैं। हुमायूं फुल नेम क्या है? नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। तो फुल नेम याद रखना, फुल नेम से क्वेश्चन बनते हैं, सबके फुल नेम जरूर याद रखने, क्वेश्चन बनते हैं। ओके, जन्म होता है 6 मार्च 1508 को, बर्थ है ना, होता है इसका जन्म। बर्थ प्लेस की बात करते हैं तो काबुल है, कहां पर है? काबुल, ठीक है। ओरिजिनल नेम की बात करें, क्या नाम है? नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद और पीछे हुमायूं लगा देना। तो नसरुद्दीन महमूद इसका पूरा नाम है या फुल नेम है, ठीक है, या ओरिजिनल नेम है। मदर नेम की बात करते हैं तो माहम बेगम, ठीक है। माहम बेगम इसकी मदर है, और कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक होता है 30 दिसंबर 1530, यानी 30 दिसंबर 1530 को आगरा में ही इसका राज्याभिषेक यानी राज तिलक होता है, यानी इसको राजा घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ओके, नसरुद्दीन हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। तो हमने पीछे देखे थे ना बाबर के 4 बेटे, कोई मेरी क्लास में छापेगा नाम, अभी मैंने 4 बेटे बताए थे बाबर के। एक तो हुमायूं सामने, 3 और थे। कोई मेरी क्लास में छाप दो, मजा आ जाएगा सीरियसली। देखें कौन चारों बच्चों के नाम टाइप करेगा, ठीक है। 1 2 है, 3 की और कर दो। उसका बड़ा बेटा था, याद रखेंगे, 1530 से 40 और 1555 से 56 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर शासन किया। अब देखो इसकी किस्मत बेचारे की इतनी खराब रही, ये रूलर तो बन गया, नाम के लिए रूलर बन गया, लेकिन ये भटकता रहा। हमें पता है शेरशाह सूरी आता है, इसको हरा देता है और भगा देता है भारत से बाहर, है ना। और फिर बेचारा 1555 में आता है, और फिर इसकी डेथ ही हो जाती है 1 साल में, ठीक है। तो इसकी किस्मत बड़ी खराब रही थी, इसने गद्दी संभाल ही नहीं पाई। तो देखो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत इन्हीं जगह भटकता रहा था। कालिंजर आक्रमण, कालिंजर आक्रमण 1531 में हुमायूं का पहला आक्रमण था। तो पॉइंट याद रखेंगे, फर्स्ट अटैक हम कहें तो कालिंजर का एक किला था, एक फोर्ट था, उस पे इसने किया था। तो कालिंजर अटैक फर्स्ट अटैक था जो कि 1531 में किया था। तो इसका फर्स्ट अटैक याद रखेंगे, ठीक है। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है बच्चा, न्यू एक सिटी बसाई थी दीन पनाह। अब दीन पनाह एक लाइब्रेरी भी है, क्या है बच्चा? एक लाइब्रेरी भी है, ये भी हम पॉइंट याद रखेंगे। 1533 में बसाई थी हुमायूं ने, ठीक है। कहां पर है दीन पनाह? दिल्ली में। कहां पर है? दीन पनाह नाम की लाइब्रेरी है, और इसी लाइब्रेरी से बाद में ये मर जाता है, इसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, ये भी याद रखेंगे, आगे आएगा पॉइंट, ठीक है। चलिए, चौसा, चौसा जो कि बिहार में है। तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है, शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं हार जाता है ना। तो हमें पता है बैटल ऑफ चौसा कब? 1539 में होता है। चौसा बिहार में है जगह, ठीक है। शेर खां, उस समय ये शेरशाह नहीं था, और हुमायूं के बीच होता है, उस समय इसको शेर खां ही कहते थे, ठीक है। शेरशाह का टाइटल तो इसमें बाद में लिया था ठीक है। चलिए, चलो भाई, थैंक्स, आपने मेरा सही नाम लिया। क्यों बेटा ऋतिक, क्या हुआ? कोई सही नाम नहीं लेता? अरे मैं तो बड़े ही इधर उधर नाम कर देती बच्चों के,
ठीक है? मुझे पहली बार किसी बच्चे ने बोला मैम आपने सही लिया है। मैं बड़े ही इधर-उधर नाम गड़बड़ाती हूँ क्योंकि हम जल्दी-जल्दी में कमेंट देखते हैं ना तो जल्दी-जल्दी मुझे जो एक अक्षर दिख जाए नाम का, आगे-पीछे का जो भी अक्षर दिख जाए, वही ले लेते हैं हम लोग जल्दी में। ऐसे करते होंगे सारे टीचर है ना क्योंकि हम इतना ध्यान से आपके नाम देखेंगे तो पढ़ाएँगे कब, ठीक? चलिए ऋतिक वो तो सामने ही लिखा है ऋतिक छोटा-सा नाम, ठीक है? इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की तो कई बार पूछा जाता है किस बैटल के बाद तो बच्चा जो शेर खां है इसने क्या किया शेरशाह का टाइटल ले लिया किस बैटल के बाद तो चौसा के बैटल के बाद ये पॉइंट सारे याद रखना देखो मेरी पीडीएफ में है ना मेरी पीडीएफ में जो भी बच्चे मेरी क्लास से पहली बार जुड़ते हैं या जो पुराने हैं वो तो उन्हें तो पता ही होगा बेटा इस मेरी पीडीएफ में अगर कोई लाइन मुझे लगेगी ये फालतू है तो आपने देखा होगा मैं हमेशा कहती हूँ छोड़ दो इसको इस लाइन को गोली मार दो छोड़ दो काम की नहीं है ना लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे पॉइंट कैसे हो एकदम टू द पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो फालतू जो होगा मैं खुद ही छुड़वा देती हूँ अदरवाइज मेरी सारी लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं तो आप अच्छे से पीडीएफ को करना चले अगला है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में होता है याद रखेंगे बिलग्राम बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं बिलग्राम कन्नौज में ही एक जगह है कन्नौज कहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो यहीं पे कन्नौज में बिलग्राम एक जगह थी तो वहीं ये बैटल होता है ये भी शेर शाह सूरी यानी शेर खां और हुमायूं के बीच होता है 1540 में और इसमें भी बेटा क्या होता है हुमायूं हार जाता है ठीक है हुमायूं हार गया और शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर क्या कर लिया इसको कैप्चर कर लिया अपना कब्जा कर लिया ठीक है ओके इसने हमीदा बानो बेगम से 1541 में शादी की जिससे अकबर का जन्म हुआ अब जो हुमायूं है हुमायूं ने किससे शादी कर ली बच्चा हमीदा बानो बेगम से कब 1541 में ठीक है और इसी से एक जो है बेटे का जन्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं अकबर कहते हैं तो अकबर की मदर का नेम याद रखेंगे हमीदा बानो बेगम ठीक रेटिंग देते जाएंगे बच्चे क्लास अच्छी लगती है तो रेटिंग जरूर देंगे ठीक है चलिए मच्छीबाड़ा का युद्ध अब एक है हमारा मच्छीबाड़ा का युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ 1555 में तो याद रखेंगे बैटल ऑफ मच्छीबाड़ा किस किस के बीच होता है हुमायूं और अफगान के बीच में होता है 1555 में ठीक है ये भी हमें याद रखना है अब इसमें क्या होता है बच्चा हुमायूं ने पंजाब का जो सूरी शासक था सिकंदर सूरी इसको सरहिंदी के युद्ध में पराजित किया और दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया अब मैंने कहा था अभी बीच में अभी आएगा शेरशाह सूरी की स्टोरी आएगी वहां हम देखेंगे कि इसको शेरशाह सूरी कैसे भगा देता है ठीक है ये इसको शेरशाह सूरी भगा देता है इस वाले युद्ध के बाद कौन सा है हमारा कन्नौज का युद्ध है ना इस युद्ध में शेरशाह सूरी इसको हराता है और भारत से बाहर भगा देता है खदेड़ देता है फिर ये बेचारा भटकता रहता है अफगानिस्तान ईरान इराक तक पहुंच जाता है ना काबुल वाल घूम घाम के फिर ये आता है भारत में 55 में 55 में फिर ये आता है ना और 55 में फिर इसका युद्ध होता है एक तो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है ठीक है एक हमारा यहाँ पे जो सूरी रूलर है पंजाब का था सिकंदर सूरी इसका नाम है इसके साथ होता है बैटल ऑफ सरहिंदी ठीक है तो ये हम याद रखेंगे और सरहिंदी के बैटल में ये दोबारा से दिल्ली की गद्दी को हथिया लेता है कौन हुमायूं ठीक है तो ये कह रहा है दोबारा दिल्ली गद्दी पर बैठ जाता है ठीक है सरहिंदी के युद्ध में क्या है इसने किसको सिकंदर सूरी को हरा दिया था ओके ये हम पॉइंट याद रखेंगे ठीक है चलिए अच्छा अब देखते हैं आगे अब ये कह रहा है हुमायूं ज्योतिष में भी विश्वास रखता था इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था कई एग्जाम में रिपीट हुआ है आप देखते हो डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सा रूलर है जो अलग अलग कलर के या ज्योतिष में विश्वास करता था एस्ट्रोनॉमी में या 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था ये क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखना है ज्योतिष में यानी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही ज्यादा क्या करता है बिलीव करता था इसीलिए ये अलग अलग जो है 7 दिन 7 कलर के जो है क्लोथ वेयर करता था ये भी पॉइंट हमें याद होना चाहिए कौन हुमायूं हुमायूं द्वारा लड़े गए अब युद्ध इसने एक लाइन में दे दिए हैं हालांकि हम पीछे देखकर आए थे तो बच्चा बैटल ऑफ हमारा कौन सा है देवरा ठीक है तो देवरा का युद्ध कब होता है 1532 में चौसा का युद्ध बैटल ऑफ चौसा 1539 में बिलग्राम का युद्ध बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 में सरहिंदी का युद्ध 1555 में ठीक है तो ये कुछ कुछ बैटल हैं जो हमने पीछे भी देख लिए थे ठीक हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध देखो इसने फिर से दे दिए अब इसने कुछ और युद्ध लड़े हैं जैसे कालिंजर पर आक्रमण किया हमने देखा था स्टार्टिंग में 1531 में है ना कालिंजर एक फोर्ट था एक किला था है ना उस पर अटैक किया हुमायूं का पहला सैन्य अभियान था ठीक है सैन्य कर दिया सैन्य ठीक है सैन्य अभियान था ठीक है बुंदेलखंड के कालिंजर के विरुद्ध हुआ था अब ये कालिंजर कहाँ है बुंदेलखंड ठीक है बुंदेलखंड में है कालिंजर बुंदेलखंड जो हमारा झांसी वाला रीजन है ना झांसी वाला वो बुंदेलखंड रीजन कहलाता है ठीक है तो यहीं पे कालिंजर का शासक कौन था बच्चा प्रताप रुद्र देव था है ना और ये अभियान कैसा असफल रहा यानी फेल हो गया तो ये जो इसका बैटल था वो फेल रहा ठीक है
बाईलैंग्वेज है, परेशान मत होना। तो याद रखेंगे ये कैंपेन पूरा का पूरा अनसक्सेसफुल रहा था। कालिंजर कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। यहाँ का रूलर था प्रताप रुद्रदेव। ठीक है? तो ये हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच होता है 1531 में। और ये बैटल कैसा रहा बच्चा? अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है? अगला है हमारा देवरा का युद्ध 1532 में होता है। ये हुमायूं और अफगान रूलर था महमूद लोदी के बीच हुआ और हुमायूं जीत जाता है। ठीक है? तो याद रखेंगे किस-किस के बीच होता है ये वॉर? तो ये होता है हुमायूं एंड अफगान रूलर होता है महमूद लोदी और हुमायूं यहाँ पे क्या है? वॉन यानी इसकी विक्ट्री होती है। ईयर याद रख लेना अच्छे से। चलिए आगे है चौसा का युद्ध, हम पीछे भी देख कर आए थे चौसा। चौसा बिहार में है 26 जून 1539। ठीक है? अफगान शासक शेर खां यानी शेरशाह सूरी जिसको हम कहते हैं और हुमायूं के बीच हुआ और शेरशाह सूरी हुमायूं हार जाता है। ठीक है? शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, हमने पीछे भी देखा था क्योंकि हम यहाँ पे बैटल देख रहे हैं। ठीक है? तो टाइटल लिया उसने शेर खां का। तो ये कई एग्जाम पूछा गया है उसने कब किस बैटल के बाद लिया। तो शेर शाह का टाइटल इसने इसी बैटल के बाद लिया था, चौसा के युद्ध के बाद। हुमायूं घोड़े सहित, अब देखो इस युद्ध में क्या होता है, हुमायूं घोड़े से निकला वहां से भाग के, कुदुक 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 भाग भाग के पहुंचा और कहाँ कूद गया? नदी में कूद गया। ठीक है? नदी में कूद गया और वहां पे एक निजाम नाम का एक भिस्ती था, इसने इसकी सहायता की और हुमायूं ने इसके बदले भिस्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया था। देख रहे हो? ठीक है? तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, इस निजाम से क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं की जान जब नदी में कूद गया तो किसने बचाई थी? तो एक भिस्ती था निजाम नाम का। भिस्ती कौन होते हैं बच्चा? भिस्ती हुआ करते थे गाँव में उस समय, जैसे घर मकानों पे जो पानी से तराई करा करते थे, पानी का छिड़काव घरों की दीवालों पे, उनको भिस्ती कहा करते थे। ठीक है? तो इसने इसकी जान बचाई थी, इसीलिए इसने एक दिन का बादशाह बना दिया था इसको। तो पूछा जाता है किसने जान बचाई थी? तो आपको पता होना चाहिए निजाम ने। चलिए अब आते हैं बिलग्राम का युद्ध। ये होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, हमने पीछे भी देखा था। हुमायूं हार जाता है। इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला जाता है ना? सिंध पाकिस्तान में जो सिंध प्रोविंस है, वहां से फिर अफगानिस्तान, ईरान, इराक भटकता रहता है बेचारा 55 तक। शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया और सूर डायनेस्टी की स्थापना कर दी। अब कहोगे मैम मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं तो शेरशाह सूरी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया। मुगल एम्पायर का एक क्वेश्चन बनता है कि उसकी चैन, उसके रूलर की चैन किसने ब्रेक की? तो आपको पता होना चाहिए बीच में शेरशाह सूरी आया था। देखो बाबर जब स्टैब्लिश करता है ना इस वंश को, तो वहां से लेकर और बेटा पूरा का पूरा कहां तक, जब तक 1857 की क्रांति होती है, पूरा मुगल एम्पायर चलता ही रहता है। लेकिन बीच में एक रूलर आता है शेरशाह सूरी जो इनकी चैन को तोड़ देता है ना? मतलब इतने सालों के बीच में सिर्फ एक ही आता है, तो हमें शेरशाह सूरी इसी के बीच में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जरूरी होता है। और वैसे भी हमने देखा है हुमायूं का युद्ध ही है इसके साथ। चलो और देखते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध जो कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ये भी अच्छा पीछे देख चुके ना ये तो हम, ठीक है ना? वही है ना? इसको याद रखना, कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में होता है, पीछे हम देख कर आए थे। देखते हैं 1 जनवरी 1526 में हुमायूं की मृत्यु दीनपना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। हुमायूं नामा की रचना उसकी सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम ने की। तो इसकी डेथ कब हुई? मैंने कहा डेट याद रखना। ईयर तो सबको मुझे लग रहा है याद होती है, जो बच्चे 2-4 महीने से भी तैयारी कर रहे थे बेटा, लेकिन डेट याद रखना। अब आपका एग्जामिनर ईयर नहीं डेट समेत क्वेश्चन पूछता है और फिर हम कहते हैं कि मैडम आता था बस डेट और याद होती। तो याद कर लेना अच्छे से, ठीक है? तो मैंने अभी पीछे बताया जैसे दीनपना नाम की एक सिटी बसाई थी दिल्ली में और मैंने कहा लाइब्रेरी बनाई थी, तो इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी डेथ हो जाती है। और हुमायूं नामा एक बुक है, हुमायूं नामा, जो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई और ये कैसी है बच्चा? इसकी हाफ यानी सौतेली सिस्टर है ना? इसकी कैसी सौतेली या स्टेप सिस्टर हम कह सकते हैं, है, इसने लिखी थी। चलिए चलिए भाई, ऑनलाइन क्लास में सभी मुझे पहली बार रितिका बुलाते हैं। चलिए ओके रितिका, ओके अच्छा ऋतिक के बाद ए लगा हुआ है ना? ऋतिक आनंद नाम है आपका, ओके चलो। चलो भाई आज मैंने सही नाम बुलाया है किसी बच्चे का, है ना? गुड मॉर्निंग सौरभ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है? सभी को गुड मॉर्निंग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बेटा जो भी आप में से मेरी यूट्यूब पे क्लास पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। शाम को 9 पीएम होती है, बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए। डेली मैं 50 जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके आगे पीछे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो शाम को 9 बजे यूट्यूब पे होती है, तो उसपे भी जुड़ा करो। लेकिन सैटरडे नहीं, बस सैटरडे छोड़ देना, सैटरडे मेरा ऑफ रहता है, ठीक है? सैटरडे मैं ऑफ रखती हूँ, तो मैं इसीलिए अपनी क्लास में अनाउंस कर देती हूँ ताकि आप लोग आके वेट ना करो कि मैडम कहाँ गायब हो गई, है ना? सैटरडे को मेरी क्लास ऑफ रहती है, बाकी हर दिन क्लास होती है। चलिए अब सूरी वंश 1540 से 55 है ना, क्योंकि सूरी डायनेस्टी हम पढ़ रहे तो चलो भैया देख लें। सूरी डायनेस्टी की टाइमलाइन याद रखना, कई बार पूछा गया है, ठीक है? चलिए तो शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं। शेरशाह सूरी जिसका जन्म 1472 में होता है, जन्म स्थान जयवाड़ा होशियारपुर बिहार, यानी बिहार के होशियारपुर में इसका जन्म होता है, जयवाड़ा में, ठीक है?
प्रारंभिक नाम फरीद खां, प्रारंभिक यानी इसका जो इनिशियल या ओरिजिनल नेम कह सकते हैं, ओरिजिनल या मूल नाम, या हम कहें इसका चाइल्डहुड नेम भी कह सकते हैं, फरीद खां, ठीक है। राज्याभिषेक की बात करते हैं, कोरोनेशन 1540 आगरा में हुआ था। टाइटल या उपाधि क्या है बच्चा? सुल्तान उल अदल, ठीक है, और हजरत ए आला। इस टाइटल से कई एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, कई क्या, अभी लेटेस्ट में आपको बता दूं, आपका लेटेस्ट एक एग्जाम में यार मैंने अभी देखा था, हाँ अभी ये यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी मैंने अभी देखा। ये कई एग्जाम में, सिर्फ पीसीएस नहीं, आपके वनडे एग्जाम में, बहुत एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको याद रखना, रैयत आला डायरेक्ट, अभी यूपी पीसीएस में डायरेक्ट पूछा गया था, इनमें से किस व्यक्ति को, किस पर्सन को रैयत आला कहते थे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका टाइटल है, डेथ होती है 1545 में, कालिंजर का जो युद्ध होता है, कालिंजर के किले को जीतते समय मर जाता है, अभी बताएंगे इसकी डेथ की स्टोरी, बड़ी फनी स्टोरी है, मुझे बड़ी हंसी आती है इसकी डेथ पे। चलो, सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी, अब किस वंश से था, किस क्लेन या डायनेस्टी से था, तो अफगान डायनेस्टी से था, ठीक है। तो ये भी हम पॉइंट याद रखेंगे, शेरशाह सूरी था, सूर्य एम्पायर, सूर्य साम्राज्य की स्थापना करता है भारत में, ठीक है। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार में मार दिया था, उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार का शासक था, अफगान शासक था, सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी, उसने उसे शेर खां की उपाधि दी। फरीद, कौन फरीद है ना, कौन से फरीद, अभी हम देख रहे थे फरीद, इसका क्या नाम था, इसको फरीद खान कह रहे थे, ठीक है। तो फरीद भैया ने क्या किया, शेर को एक ही तलवार से मार दिया, है ना, शेर को क्या किया, लाइन को एक ही तलवार से मार दिया, ठीक है, एक ही बार में। तो इसकी जो बहादुरी है, इसकी ब्रेवरी से खुश होकर अफगान रूलर था बिहार का, क्या नाम है, सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोधी, ठीक है। तो बहार खां लोधी, बस आप ये इतना याद होगा, बहार खां लोधी, पूरे गोली मार दो सुल्तान उल्तान को, ठीक है। चलिए, इसने इसको शेर खां का टाइटल दिया था, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक। तो शेर खां का टाइटल ये देता है। अब आप मुझे बताओ, जो मैंने पीछे बताया था, शेर शाह का टाइटल ये किस बैटल के बाद लेता है, कौन बताएगा? एक बैटल भी था ना, शेर शाह का टाइटल उसी के बाद लेता है, चलो बताओ। शेर खां इसने कहा, तो शेर खां, हम कह रहे थे ना कि शेर खां के साथ उसका युद्ध हुआ, हुमायूं का शेर खां के साथ, लेकिन शेर शाह कब बना ये आप मुझे बताओ, ठीक है। देखो, फरीद से शेर खां बना, जो है बहार खां लोधी ने इसको शेर खां बना दिया, लेकिन शेर शाह कब बना, किस बैटल के बाद? आंसर करो बच्चे। शेर शाह की मृत्यु पीछे हमने 3 बार देखा है, वो पॉइंट 3 बार, आंसर करो जल्दी। शेर शाह की मृत्यु 1545 में कालिंजर के किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से हो गई। अब देखो, कालिंजर विजय के लिए ये भी गया 1545 में, कालिंजर एक फोर्ट था, बड़ा ही पावरफुल था। अब इस फोर्ट की दीवारें बड़ी मजबूत थी, इसने क्या किया, तोप का गोला चलवाया फोर्ट पे, और ये भाई साहब साइड में बैठे थे, इनके पास में बहुत सारे वो जो है गोला बारूद रखा हुआ था, पूरा का पूरा बारूद इनके पास रखा हुआ था। तो तोप का गोला किले की दीवार से लगा और वापस आकर टकराकर वापस आ गया, और वापस आकर उसी बारूद में गिर गया, और ये बारूद के पास ही था, तो पूरा का पूरा बारूद क्या है, ब्लास्ट हो गया, फट गया, और ये घायल हो जाता है, और इसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि शेरशाह सूरी ने क्या कालिंजर का फोर्ट जीत लिया था, वॉन कर लिया था? तो बिल्कुल, मरते मरते भी कालिंजर के किले को जीत गया था, याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे को एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं याद आ रही है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, शेरशाह सूरी ने कालिंजर का किला जीता था या नहीं? तो याद रखना, बच्चे सोचते हैं कि वो तो मर ही गया था पहले ही, तो कैसे मरते मरते भी जीत ले गया था, घायल हो गया था, मरा नहीं था, यहाँ पे घायल हो गया था, फिर कुछ दिन बाद इसकी डेथ हुई थी, ठीक है। चले, तो ये हमारा क्या था, शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम जीटी रोड शॉर्ट में कहते हैं ना, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड शेरशाह सूरी ने ही निर्माण करवाया था। कहां से कहां तक फैला है, कौन बताएगा? ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन इन इंग्लिश मैम, ओके बेटा। चलिए, ग्रैंड ट्रंक रोड कहां तक फैला, और मैंने भी एक क्वेश्चन भी पूछा था, क्या पूछा था देखो, मैं तो खुद ही भूल गई, है ना। चलो, हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था, शेर शाह का टाइटल इसने किस बैटल के बाद लिया था? मेरी क्लास में एक बच्चे ने भी नहीं बताया, मैंने पीछे 3 बार उसको पीडीएफ में डिस्कस किया है, ठीक है। और इसको आप ही करोगे, आप ही जाके करना, ध्यान दिया करो क्लास में, ध्यान नहीं, कहाँ ध्यान है आप लोग का। चलिए, देखो, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहां से कहां तक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, किसके द्वारा बिल्ड करवाया गया था बेटा? शेरशाह सूरी। कहां से कहां तक फैला है? ये प्रेजेंट में स्टार्ट होता है कहां से? बांग्लादेश से। कहां से? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश का जगह है चटगांव वटगांव, वहां से शुरू होता है। तो आप कंट्रीज याद रख लो, बांग्लादेश से ये जाता है हमारा प्यारा भारत, भारत होते हुए जाता है, ठीक है, भारत। भारत से जाता है ये पाकिस्तान, पाकिस्तान से जाता है ये कहां? अफगानिस्तान। ग्रैंड ट्रंक रोड प्रेजेंट में अफगानिस्तान तक है, अफगानिस्तान में एक जगह है काबुल,
ठीक है, काबुल, अफगानिस्तान के काबुल तक फैला हुआ है, ये पॉइंट याद रखना। यानी बांग्लादेश से शुरू होता है और अफगानिस्तान के काबुल तक है ग्रैंड ट्रंक रोड प्रेजेंट में, पहले इतना नहीं था, प्रेजेंट में इसको फैला दिया गया। ठीक है, तो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा, तो ये पॉइंट याद रखना, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र एज पटना इन 1541। ठीक है, पाटलिपुत्र हमें पता है इसकी स्थापना कौन करता है? हर्यंक डायनेस्टी का एक रूलर होता है, मगध पर रूल कर रहा होता है कौन? उदयन। ठीक है, उदयन पाटलिपुत्र नाम का पहली बार एक शहर बसाता है, उसको कैपिटल बनाता है। लेकिन वही पाटलिपुत्र का नेम चेंज करके इसने पटना रखा, जो आज की डेट में आप पटना देखते हो ना बच्चा, पटना, ये इसी ने रखा था पटना नाम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने। ठीक, शेरशाह ने सिक्कों पर अरबी व देवनागरी लिपि में खुदवाया था, तो बच्चा शेरशाह ने अपने कॉइन्स पर क्या है? एक तो देवनागरी स्क्रिप्ट एंड एक अरेबिक स्क्रिप्ट में कुछ लिखवाया था। ठीक है, तो मतलब इसने दो यूज किए, एक अरेबिक का यूज किया और देवनागरी का भी यूज किया। देवनागरी कौन सी है? ये हमारी जो स्क्रिप्ट है ना, हिंदी में लिखी देवनागरी स्क्रिप्ट है। ठीक है, चले, शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम झील के बीच में है, जो इसने खुद बनवाया था। इसे बिहार का ताजमहल भी कहा जाता है। शेरशाह टॉम इज इन द मिडिल ऑफ सासाराम लेक इन बिहार। तो याद रखेंगे, शेरशाह का जो हम कहें मकबरा है, टॉम है बच्चा, कहाँ है? बिहार के सासाराम में है, और ये लेक के बीचों बीच में है, झील के बीचों बीच में। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, किसका टॉम या किसका मकबरा झील के या लेक के एकदम सेंटर में है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, इसी ने बनवाया था। इसे बिहार का ताजमहल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ताजमहल ऑफ बिहार। ठीक है, याद रखेंगे किसको? शेरशाह सूरी के मकबरे को हम बिहार का ताजमहल कहते हैं, लेक के एकदम बीचों बीच में बना हुआ है। ठीक है, चले, ओके, आगे देखते हैं। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 इंच वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो इसने किसके लिए बच्चा? लैंड मेजरमेंट के लिए। ठीक है, लैंड मेजरमेंट के लिए क्या चलाया इसने? सिकंदरी गज या सिकंदरी यार्ड चलाया, जो कि 32 इंचेस का होता था। ठीक है, तो ये भी हम याद रखेंगे, जो कि किसका था? सन की डंडी का था, है ना, जिसको हम जो हम क्या कह रहे हैं, फ्लैग स्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सन की डंडी का बना हुआ था। ओके, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। इससे ये पूछ लिया गया क्वेश्चन कि कितने इंचेस का था। ठीक है, तो 32 इंचेस का था। ठीक, तो ये याद रखेंगे, एक पैमाना, एक स्केल था, जो किसके लिए? लैंड मेजरमेंट के लिए इसने बनवाया था। हमने पीछे देखा था बाबर ने भी बनवाया था, है ना, बाबर ने भी एक बनवाया था गज ए बाबरी, तो इसने क्या बनवाया? हमारा गज ए सिकंदरी। ठीक है, शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन का जो है चांदी का दाम चलाया था। तो इसने दो कॉइन चलाए थे बेटा, सिल्वर कॉइन्स ही थे, है ना। एक हमारा था 380 ग्रेन का और एक हमारा था 178 ग्रेन का। अब एक ग्रेन व्रेन ना भी याद रहे चल जाएगा काम। आप याद रखना, जो रुपी है भारत में, जो रुपी आज की डेट में हमारा रुपी चलता है, इसको स्टार्ट करने का क्रेडिट हम शेरशाह सूरी को ही देते हैं। ठीक है, इसने सिल्वर रुपी चलवाया था, तो जो रुपया है उसको स्टार्ट करने का क्रेडिट अगर हम कहें तो शेरशाह सूरी को ही जाता है भारत में। ठीक है, चलिए, शेरशाह के शासनकाल में 23 टकसालें थी। अब टकसाल क्या होती है? जहां पे करेंसी हमारी छापी जाती है, पैसे छापे जाते हैं, उनको टकसाल कहते हैं। तो इसके समय में 23, है ना, 23 जो है टकसाल थी। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, जहां पे पैसा यानी करेंसी छापी जाती थी। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था। शेरशाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बच्चा, जो पोस्टल सिस्टम है, ठीक है, पोस्टल सिस्टम स्टार्ट करने का क्रेडिट भी हम किसको? शेरशाह सूरी को देते हैं। ओके, अब पोस्टल सिस्टम, यहाँ पे मिडवल इंडिया की बात हो रही है, मिडवल इंडिया में दे रहे हैं हम शेरशाह सूरी को पोस्टल सिस्टम का क्रेडिट। ठीक है, ओके, मिडवल इंडिया में भी हम बात करें कि इसने बहुत अच्छे तरीके से किया था। हालांकि पोस्टल सिस्टम पे फिरोज शाह तुगलक यानी दिल्ली सल्तनत में भी काम करता है। पोस्टल सिस्टम में हम मॉडर्न इंडिया में बात करें तो डलहौजी को क्रेडिट देते हैं हम, है ना। तो ये अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग लोगों को क्रेडिट है। ठीक है, तो डाक प्रथा का जो प्रचलन है इसने ही किया था भारत में। ठीक है, तो ऐसा शेरशाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इसको क्या कहेंगे आप? हम अकबर का अग्रदूत का मतलब होता है बच्चा, जो काम अकबर, अकबर तो बाद में आएगा ना, जो काम अकबर ने किए थे वो पहले से ही शेरशाह सूरी करके चला गया था, यही तो मीनिंग हुआ। ठीक है, यानी हम जो हमारे पापा कर चुके हैं काम, है ना, वो हम बाद में कर रहे हैं। वैसे ही अकबर जो काम करेगा, बहुत सारे काम शेरशाह सूरी करके चला गया था, यानी अकबर ने बहुत सारी चीजें इससे सीखी थी। चलिए, शेरशाह सूरी प्रारंभ में बाबर की सेना में था, वह बाबर की ओर से युद्ध में लड़ा, इसलिए उसे मुगलों की युद्ध कला का ज्ञान था। अब देखो, शेरशाह सूरी ने क्यों हरा दिया था हुमायूं को? क्योंकि जो शेरशाह सूरी था बच्चा, याद रखना, ये किसमें? बाबर की ही आर्मी में था। ठीक है, एक सैनिक के रूप में था, एक सोल्जर के रूप में, और इसने यहाँ से इनका जो वॉर सिस्टम है, वॉर मेथड है, वॉर पद्धति है, वो सीखी, और इसीलिए इसने मुगल को हरा दिया था।
है ना? क्योंकि मुगल एम्पायर भाई अच्छे खासे तगड़े थे ये लोग, इनको क्यों हराया? आपके घर में कोई घुस जाए और आपके घर की सारी एक्टिविटीज़ को कैप्चर कर ले, तो ऑब्वियसली उसके पास तो आपके सारे भेद, सारे रहस्य, सारे राज्य होंगे, सारे सीक्रेट, ठीक है? तो वही इसने किया था, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो वही चीज़ थी। किसी घर में घुस जाओ तो उसके सीक्रेट सारे हमारे पास है, तो फिर तो हम पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ना उसको, तो वैसे ही किया। शेरशाह ने चंदेरी का युद्ध बाबर की ओर से व घाघरा का युद्ध अफ़गानों की ओर से लड़ा था। देखो, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ना, बैटल ऑफ चंदेरी, चाँद देखा जो हम पीछे पढ़ रहे थे। बैटल ऑफ चंदेरी में तो शेरशाह सूरी बाबर की साइड था, ठीक है? लेकिन जब यहाँ पे घाघरा का युद्ध होता है, बैटल ऑफ घाघरा, तो ये अफ़गान की साइड पहुँच गया था, यानी बाबर के अपोज़िट आ गया था, ठीक है? तो ये दोनों बैटल में था, लेकिन एक में बाबर के साथ था, एक में बाबर के अपोज़िट था। अब आते हैं हम अकबर भैया को ज़रा देखना, जो कि मुगल एम्पायर का सबसे पावरफुल, या हम कह सकते हैं सबसे बढ़िया रूलर यही था, है ना? सबसे बढ़िया रूलर था। चलिए, है ना? कट्टर रूलर अगर आपसे पूछ ले सबसे खतरनाक रूलर कोई बताएगा? मुगल एम्पायर का सबसे खतरनाक रूलर? दिल्ली सल्तनत का तो बलबन था, सबसे खतरनाक रूलर। लेकिन हम मुगल एम्पायर की बात करें तो सबसे खतरनाक रूलर कौन था? कौन मेरी क्लास में बता सकता है? चलिए, हाँ, बाबर को करवाएँ आज की नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा ये, है ना? बीच में आधा छोड़ दें, बाबर कह रही हूँ, अकबर को आधा अगर हम छोड़ देंगे तो ये बीच में ही बेटा हमारा रह जाएगा। आप बताओ, इसको क्यों पूरा तो हो नहीं पाएगा ये, है ना? काफ़ी अकबर ही तो है, मेन पार्ट तो अकबर ही हमें पढ़ना है, बहुत बड़ा है। करवाएँ या नेक्स्ट क्लास में करवाएँ? क्योंकि हमारा मुगल एम्पायर 3-4 क्लास में है। आप मुझे बता दो कर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, आधा ही हो पाएगा। 1 घंटा होने वाला है हमारा, आधा ही हो पाएगा, आधा भी नहीं हो पाएगा। तो क्या फ़ायदा फिर हम वहाँ पे बीच में से पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो समझ में नहीं आएगा। आई थिंक मुझे लगता है ये अगली क्लास में कराना चाहिए, और मैं कराती भी हूँ। मैं बाबर और जो हुमायूँ और शेरशाह सूरी एक में कराती हूँ, फिर ये अकबर नेक्स्ट में ही आता है। क्योंकि आधा करके फिर अगली क्लास में नहीं समझ में आएगा, है ना? नेक्स्ट क्लास। हाँ, नेक्स्ट क्लास में ही कराते हैं, 1 घंटा भी हो गया और आपके नेक्स्ट टीचर की भी क्लास आ जाएगी, क्या फ़ायदा हम 2 पेज कर पाएँगे जब तक टाइम हो जाएगा, है ना? तो इसको नेक्स्ट में कराएँगे, क्योंकि बाबर ही मेन है, बाबर कह रही हूँ, अकबर ही मेन है और यहीं से क्वेश्चन ढंग से बनेंगे, ठीक है? तो चलिए, और हमारी जो लास्ट क्लास होगी, आई थिंक 3 या 4 क्लास इस पे लगेंगी। देखती हूँ, कोशिश करूँगी 3 में ही हो जाए, नहीं तो 4 क्लास लग जाएँगी या 3 लग जाएँगी। और जैसा कि आपने बोला था कि मैम पूरा पीडीएफ एक में कंपाइल करके अगर दे सकते हो, तो लास्ट क्लास जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तो वहाँ पर मैं पूरा पीडीएफ एक में कंपाइल करके आपको सबमिट कर दूँगी, ठीक है? तो हम ऐसे कर लेंगे। बाकी ये जो जितना टॉपिक मैंने आज पढ़ा है, शेरशाह सूरी, बाबर और हुमायूँ, इसका पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड कर दूँगी, ताकि आप रिवीजन कर लेना। हर पार्ट के पीडीएफ अपलोड करूँगी। लास्ट में जो हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, वहाँ पे पूरे पीडीएफ का एक कंपाइल करके अपलोड कर दूँगी, ताकि आप प्रिंट निकालना चाहो तो निकाल लेना, ठीक है? तो पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। चलिए बच्चा, क्लास अच्छी लगी है तो रेटिंग ज़रूर देंगे, आपकी रेटिंग से हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी थे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ क्लास कैसी लगती है, एंड रेटिंग ज़रूर देंगे, ओके? चलिए, थैंक यू सो मच, यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे कल नहीं, सैटरडे मैंने आपको बताया ऑफ रहता है, पहले इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप वेट ना करो, ठीक है? संडे को मिलेंगे 10:30 बजे, इसी समय क्लास होगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज़, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।